हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 21 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल एंड द एडिटोरियल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू 2 बिल्स क्लियर राज्यसभा एमिड प्रोटेस्ट। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद भी जो बिल थे वो पास हो गए राज्यसभा से भी। और यहाँ पे हम बिल्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, है ना। काफ़ी ज़्यादा हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2 फार्मर्स बिल, जो द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल 2020 एंड द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। ठीक है, तो ये 2 बिल हैं। एंड दूसरी चीज़ अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अपोजिशन सबमिट अनप्रेसिडेंटेड रेजोल्यूशन, डिप्यूटी चेयरमैन हैज़ टू बी रिमूव। ठीक है, तो 12 अपोजिशन पार्टी हैं वो एक साथ आई और उन्होंने ये रेजोल्यूशन सीख किया कि उनको क्या करना है। जो अभी क्या नाम है डिप्यूटी चेयरमैन का, राज्यसभा के हरिवंश। ठीक है, तो इनको रिमूव किया जाना चाहिए। तो नो कॉन्फिडेंशियल जो रेजोल्यूशन तो ये लेके आए थे। ठीक है, अब रिमूवल की बात किस पे की गई है उससे पहले मतलब आपको वो भी पता होना चाहिए कि मतलब कहाँ पे ये मेंशन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो आर्टिकल 90 जो है, आर्टिकल 90 डील्स विद वेकेशन। ठीक है, डील्स विद वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एन रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आर्टिकल 90 डील करता है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन से डिप्यूटी चेयरमैन के। अब कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि एक डिप्यूटी चेयरमैन होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 89। ठीक है, आर्टिकल 89 बोलता है कि ये क्या है, एक डिप्यूटी चेयरमैन की जो पोजीशन है वो कैसी पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। विच स्पेसिफाई राज्यसभा शेल चूज वन ऑफ इट्स एमपी टू बी डिप्यूटी चेयरमैन। ओके, और जब भी पोजीशन वैकेंट होगी तो भी वो क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। हु कैन बी अ डिप्यूटी चेयरमैन, तो जो भी राज्यसभा के जो मेंबर हैं अमंग इट्स मेंबर्स, वहाँ से इसको चूज़ किया जा सकता है। एंड वेन एवर द ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी चेयरमैन फॉल्स वैकेंट द राज्यसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। ठीक है, तो दूसरे मेंबर आ जाते हैं। 3 केसेस में ये जो डिप्यूटी चेयरमैन की जो सीट्स है वो वैकेंट हो सकती है। कैसे? इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। दूसरा ये कि अगर उसने कोई रिटर्न फॉर्म में चेयरमैन को क्या कर दिया, रेजिग्नेशन सौंप दिया अपना। ठीक है, तब। एंड इफ़ ही इज़ रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर रेजोल्यूशन किया जाता है पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा सच एज रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिवन 14 डेज। तो 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होगा, तब वो क्या होगा, इसका मतलब ऑफिस जो है वेकेट होगा। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। बाकी जो दूसरी चीज़ है, फंक्शंस ये हैं कि जो भी मतलब चेयरमैन ऑफिस की जो ड्यूटीज़ रहती है तो वो भी परफॉर्म करता है डिप्यूटी चेयरमैन भी। व्हेन इट इज़ वैकेंट, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ही ऑल्सो एक्ट एज द चेयरमैन व्हेन द लेटर is absent, letter is absent from the sitting of the house। ठीक है, एंड डिप्यूटी चेयरमैन क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन इंश्योरिंग द स्मूथ रनिंग ऑफ द हाउस। पावर्स जो है, अगर पावर्स के बारे में पूछेंगे कि डिप्यूटी चेयरमैन की क्या शक्तियां हैं, तो ये क्या सबॉर्डिनेट होता है चेयरमैन के, तो ये सबॉर्डिनेट नहीं होता है चेयरमैन के। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है। ये क्या होता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द राज्यसभा, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा। ठीक है, तो ये सबॉर्डिनेट नहीं होता है, ये याद रखना है। एंड ये जो भी मतलब सैलरी अलाउंसेस जो पार्लियामेंट द्वारा फिक्स की गई हैं, तो ये कंसोलिडेटेड और फंड ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्राप्त करता है। और इलेक्शन का प्रोसीजर भी यही है कि डिप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए जो राज्यसभा के एमपी है वो सबमिट कर सकते हैं नेम किसी भी कलीग का फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, एंड द मोशन हैज़ टू बी सेकंड बाय द अनदर एमपी एंड द मेंबर सॉल्विंग मूविंग द मोशन हैज़ टू बी सबमिटेड डिक्लेरेशन साइंड बाय द एमपी, है ना। तो एक डिक्लेरेशन साइन किया जाएगा एमपीज़ के द्वारा, एंड कि एमपी मतलब रेडी है डिप्यूटी चेयरमैन के लिए इफ़ ही इलेक्टेड। ईच एमपी इज अलाउड टू मूव और सेकंड ओनली ऑन मोशन, एंड मेजॉरिटी ऑफ द हाउस डिसाइड्स हु गेट्स इलेक्टेड एज द डिप्यूटी चेयरपर्सन। और उसके बाद जो पार्टीज़ होती हैं वो अगर कंसेंसस उनमें बिल्ड हो जाता है कैंडिडेट को लेके, तो वो क्या होता है, यूनानिमसली इलेक्टेड हो जाता है एज अ डिप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, डिप्यूटी स्पीकर के बारे में देख लेते हैं। जो लोकसभा में होता है ना, पहले क्या होता है, स्पीकर होता है, फिर डिप्यूटी स्पीकर होता है। तो आर्टिकल 93 में बोला गया है कि द इलेक्शन ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर के बारे में बात की गई है। अब ये क्या है,
constitutional office of the deputy speaker of the Lok Sabha is more symbolic of parliamentary democracy than some real authority. और यहाँ पे रिज़ाइन की इनको ज़रूरत नहीं होती है फ्रॉम देयर ओरिजिनल पार्टी, ठीक है, ओरिजिनल पार्टी के मेंबर रहते हैं दो एज डिप्यूटी स्पीकर, देन हैव टू रिमेन इम्पार्शियल, बस उनको क्या रहना पड़ेगा, इम्पार्शियल रहना पड़ेगा, रेजिग्नेशन की इनको ज़रूरत नहीं होती है। रोल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं इन केस ऑफ लीव और एब्सेंस कॉज्ड बाय डेथ और इलनेस अगर उनकी हो जाती है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो उनके जगह पे ये काम करते हैं। इलेक्शन जो होता है फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा में ही हो जाता है, जनरल इलेक्शन फ्रॉम द, ठीक है, जब जैसे जनरल इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे ये हो जाता है। अब ये कि इट इज़ बाय कन्वेंशन दैट पोजीशन ऑफ डिप्टी स्पीकर इज़ ऑफर्ड टू अपोजिशन पार्टी इन इंडिया, ठीक है, तो ये अपोजिशन पार्टी को हम डिप्टी स्पीकर बनाते हैं, तो ये क्या है, कन्वेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। और टेन्योर एंड रिमूवल क्या होता है कि ये अपना ऑफिस जो है होल्ड कर सकते हैं, दे सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और दे रिज़ाइन एंड वो रिमूव होंगे फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन पास्ड इन द लोकसभा बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। तो ये डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन के जो डिप्टी चेयरमैन है ऑफ द राज्यसभा उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे वन मोर विल लिफ्ट्स बोला गया है कि जो बैंक ट्रांजेक्शन सस्पिशियस बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ इंडियन आर रेड फ्लैग टू टॉप यूएस रेगुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की गई SARs की बात की गई है, तो SAR होता क्या है, SAR मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो फाइल किया जाता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि जो सस्पिशियस एक्टिविटी होती है टू US अथॉरिटीज़ उसको रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे फिनसेन के द्वारा ये किया गया एंड देयर आर कॉन्फिडेंशियल सो सीक्रेट दैट बैंक्स आर नॉट अलाउड टू कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस। और जो अकाउंट होल्डर होते हैं वो भी अनअवेयर होते हैं कि उनके रिलेटेड मतलब जो SAR है वो फिल्ड किया जा चुका है रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन इन दैट अकाउंट, ठीक है। अब ये है व्हाट आर दी फिनसेंट फाइल्स, तो इन्होंने फाइल किया है रेफर टू अ सेट ऑफ ओवर 2100 suspicious activity reports filed by banks with the United States Department of the Treasury Financial Crime Enforcement Network, the agency that serve as the leading global regulator in the battle against money laundering, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट ये लीडिंग एजेंसी है, लीडिंग नेटवर्क है। एंड इन्होंने क्या बोला है कि $2 ट्रिलियन की जो ट्रांजैक्शन हुई है 1999 से 2017 से, तो वो उसके जो एविडेंस है ये बोला गया कि पॉसिबल है ये मनी लॉन्ड्रिंग से ही रिलेटेड है और क्रिमिनल एक्टिविटी बाय कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये है इसमें। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पे है सून स्पॉट रेप्लिकाज ऑफ मैसूर पैलेस चार मीनार एट SDMC पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था ये अर्लियर प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था साउथ MCD में बोला गया था इसको वेस्ट टू वंडर पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेप्लिकाज जो यूज़ किए गए थे बनाने के लिए वो व्हीकल, फैंस, रॉड्स, आयरन शीट, नट बोल्ट्स वो यूज़ किए गए थे। एंड जो 17 पॉपुलर मोन्यूमेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, यहाँ पे मैसूर पैलेस भी है, चार मीनार है, और जो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो टेम्पल है बिल्ट फ्रॉम स्क्रैप मटेरियल, एंड भारत दर्शन पार्क जो पंजाबी बाग में है इज सेट टू बी कम्प्लीटेड दिस ईयर, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, गेटवे ऑफ इंडिया को, एंड कोनार्क टेम्पल, नालंदा रून्स एंड गोल्डन टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, हवा महल एंड हम्पी रून्स, विक्टोरिया मेमोरियल, सांची स्तूपा, गोल गुम्बज, अजंता एंड एलोरा केव एंड जूनागढ़ फोर्ट, ठीक है। तो एक बार इन सब की एक लोकेशन आप देखना एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में रहते हैं तो फिर ये सारे जो आर्किटेक्चर होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिल्ली जू टू गेट 12 न्यू स्पीसीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज प्रोग्राम है छठ बीर जू जो पंजाब में है, तो यहाँ से जो है दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में 12 न्यू स्पीसीज़ आएंगी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इंक्लूडिंग 2 चिंकाराज एंड 1 जंगल कैट एंड 5 डायमंड डॉव्स, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, बिल टू अमेंड FCRA इज़ एन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट टू टारगेट क्रिटिक्स। तो अपोजिशन का ये कहना है कि जो FCRA है इज़ एन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट टू टारगेट क्रिटिक्स, ठीक है। FCRA क्या है, FCRA मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब ये क्या सीख करता है, इट इज़ एक्ट मोर स्ट्रिंजेंट, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएगा ये, क्योंकि जब आपको पता है कि NGO है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो काफ़ी सारे इनको बैन किया गया था सरकार ने, उनके जो लाइसेंस थे वो रद्द किए गए थे। क्यों रद्द किए गए थे, क्योंकि ये बोला गया था कि जिस चीज़ के लिए इनको जो फॉरेन से जो फंड मिलते हैं ना, तो उसका ये जिस पर्पज़ के लिए मिलता है उसमें ये यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ उसका हुआ है या फिर इसका मिसयूज़ हुआ है। तो इस वजह से इसके लिए अब और फॉरेन जो
फंड है वो लेना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही है कि ये इनकॉर्पोरेट करता है मोर स्ट्रिंजेंट मेजर फॉर रिसीविंग फॉरेन फंड्स एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स टू टारगेट इट्स क्रिटिक्स, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अब जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 का है, सेज द नीड टू स्ट्रेंथन द एक्ट हैज़ अराइजन ड्यू टू सेवरल ऑर्गेनाइजेशन मिस यूटिलाइजिंग और मिस अप्रोप्रिएटिंग द फंड्स, है ना। यहाँ पे ये डाटा भी दिया हुआ है कि जो एनुअल इनफ्लो था फॉरेन कंट्रीब्यूशन का हैज़ ऑलमोस्ट डबल बिटवीन द ईयर्स 2010 एंड 2019, बट मैनी रिसिपेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैव नॉट यूटिलाइज द सेम फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर रजिस्टर्ड और ग्रांटेड प्रायर परमिशन अंडर द एक्ट, है ना। तो उसके लिए उन्होंने जो मेन पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया, इस वजह से सरकार ने जो 19,000 रेसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था, है ना, कैंसिल सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 2011 टू 2019। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें। इसके अलावा जो है अदर बिल्स क्या पास हुए हैं, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 का, इसमें ये बोला गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी होगी टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड होम मिनिस्ट्री ने इसको अनाउंस किया था अर्लियर गुजरात में, है ना। तो उसका नाम भी हमने देखा था, आप बता सकते हो या फिर अपनी नोट में ऐड कर सकते हो क्या उसका नाम था। इट ऑल्सो पास्ड अ बिल टू अमेंड द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट seeking to help micro small and medium enterprises by प्रोवाइडिंग एडिशनल एवेन्यूज़ फॉर गेटिंग क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ पे जो बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा लोकसभा में कि 2G जो है वो मतलब कोई हर्डल नहीं बन रहा है ई लर्निंग में जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी ऐप्स हैं और जो गवर्नमेंट की ऐप्स हैं वो क्या है, वो सपोर्टेड हैं, वहाँ पे 2G भी आराम से चल सकता है। मतलब ई लर्निंग जो ऐप्स हैं, एजुकेशन वेबसाइट्स और गवर्नमेंट, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बुक, है ना। तो आप केवल बस डाउनलोड ही कर सकते हो, आप मतलब ऐसे वीडियो नहीं देख सकते हो, लेकिन क्या है वो मतलब पोर्टेबल है। एंड डोंट साइन फार्म बिल, सुखबीर टेल्स प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सुखबीर बादल है, तो इनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट मेजॉरिटी इन ऑपरेशन बट अबाउट कंसल्टेशन, कंसिलिएशन एंड कंसेंसस एंड ऑल 3 डेमोक्रेटिक वर्च्यूज़। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक वर्च्यूज़ में अगर आता है कि क्या क्या है एक लोकतंत्र के जो सद्गुण है, वो क्या है, कंसल्टेशन होना चाहिए, कंसिलिएशन होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। तो ये जो तीनों ही डेमोक्रेटिक वर्च्यूज़ थे ये इग्नोर किए गए थे, इग्नोर इन टूडेज प्रोसीडिंग, है ना। तो ये दिस डिस्टॉर्शन कैन ओनली बी करेक्टेड विद अ प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन, क्योंकि आपको पता है जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, उसको अगर एक्ट बनाना है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जब इस पे अपना अगर कंसेंट दे देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा। अगर इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देंगे तो लोकसभा इस पे दोबारा से विचार करेगी। ठीक है, इंडिया एक्सटेंड ग्रांट ऑफ $250 मिलियन टू कोविड हिट मालदीव्स। तो मालदीव्स की जो इकोनॉमी है, क्योंकि आपको पता है वो टूरिज़्म पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है ना, टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी, तो वो डिवेस्टेटेड मतलब हो गई है और डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट वहाँ के मिनिस्टर का ये कहना है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि इस वजह से हमने सीख किया है इंडिया से कि वो हमें थोड़ा बहुत ग्रांट करें, पैसा दें। एंड 250 मिलियन ग्रांट टू द मालदीव्स टू हेल्प मिटिगेट द कोविड-19 पैंडेमिक डिवेस्टेटिंग इफेक्ट जो है इनके टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी पे। तो हमने कितने अराउंड 1825 करोड़ इनको दिए हैं पर एक्सचेंज रेट, और इट वाज प्रोवाइडेड वेयर ट्रेजरी बॉन्ड सेल टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मॉले, और टेन्योर क्या है, 10 ईयर्स का रिपेमेंट का है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे जो इनको मेडिकल और फूड सप्लाई भी दिए थे, है ना, फूड सप्लाई लॉकडाउन के टाइम पे फूड एड भी दिया था, 58 टन्स ऑफ फूड एड। और जो हमारी डॉक्टर्स की टीम थी, स्पेशलिस्ट की टीम थी, वो भी वहाँ पे विजिट की गई थी। असिस्टेंट कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस एंड कंसाइनमेंट ऑफ 5.5 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन वाज डोनेटेड एंड अदर कंसाइनमेंट 6.2 डोनेटेड ऑफ 2 टन्स ऑफ मेडिसिन वॉज एयरलिफ्टेड, है ना। तो ये था 4 इंडियन सिटी थी, है ना, टू मॉले, फ्रॉम इंडियन सिटी टू मॉले। एंड यहाँ पे जो है हमने सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है, मेडिकल जो कंज्यूमेबल है उनसे, रिस्पिरेटरी जो अपैरेटस हैं, टेस्टिंग किट्स एंड थ्रू आउट द पेंडेमिक टू असिस्ट मालदीव्स इन बैटल अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं।
कॉप्स कमांडर मीट टुडे MEA ऑफिशियल इन इंडिया टीम, ठीक है। तो आज मीटिंग होगी, तो उस पर फिर जब मीटिंग होगी क्या कंक्लूजन निकला वो बात करेंगे। और यहाँ पे ये बोला गया कि इंडियन पोजीशन जो अभी हमने डोमिनेट किया है जिन हाइट्स को, तो वहाँ पे एक हमें एक व्यू पॉइंट मिलता है, जो वहाँ से हमें क्लियर पिक्चर मिलती है, जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट स्पैंगुर गैप है और चाइनीज़ गैरिसन मोल्डो है, ठीक है, चाइनीज साइड ऑफ LAC, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि वाइल चाइनीज ट्रूप हैव मूव्ड बैक टू देयर साइड ऑफ द LAC फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 14 इन गनवाल वैली, लेकिन अभी भी जो है वो कुछ जो ग्रुप हैं ट्रूप्स है चाइनीज़, वो भी अभी इंडियन साइड ऑफ LAC, जैसे जो PPP पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है हॉट स्प्रिंग एरिया, एंड क्या है PP 17A गोगरा पोस्ट, तो वहाँ पे अभी भी वो उनकी प्रेजेंस है ना। और फिंगर 4 फिंगर 5 जो है ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग, सो यहाँ पे भी मूव कर गए हैं। दे डिड नॉट विकेट द फिंगर 4 रिज लाइन विच इज़ 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ फिंगर 8, है ना। तो ये है 10 Chhattisgarh districts to go under lockdown from today. Rajasthan imposes section 144 11 districts including Jaipur, ठीक है। तो 144 डिस्ट्रिक्ट में ये क्या है 144 डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 11 डिस्ट्रिक्ट में CRPC की जो धारा 144 है ये लग गई है ना। द मीटिंग इट वाज आल्सो डिसाइडेड जो जितने भी प्रोहिबिट होंगे वो सारे सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एकेडमिक कल्चर रिलीजियस फंक्शन ये सब क्या होंगे वहाँ पे अलाउड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। एंड ये कोविड की वजह से ही देख लिया गया ये इनिशिएटिव, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या विल अबाइड बाय ऑल लॉ से सुदर्शन TV एडिटर इन चीफ, तो ये UPSC जिहाद से रिलेटेड जो मामला था, तो इसने ये कहा है अभी कॉट फॉर कोविड कब्स वायलेशन स्टूडेंट बुक्ड OSA, ठीक है। तो OSA के बारे में आप मुझे बताना, क्योंकि हमने 4-5 दिन ये डिस्कस कर लिया है जब से जो राजीव शर्मा है उनको अरेस्ट किया गया था, कि ये कब आया था, कब लागू किया गया था, नहीं तो आप अपने नोट्स में देख सकते हो। नेक्स्ट जो है द ओपनिंग इन दोहा एंड बुली जो पल्पिट है एंड टुवर्ड्स टॉलरेंस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फार्म बिल से। तो इसमें ये कहना है कि फार्म बिल्स अशर नीडेड रिफॉर्म बट बाय बुलडोजिंग अपोजिशन गवर्नमेंट डज दिस सर्विस टू रिफॉर्म एंड पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो 2 बिल थे 3 इंपॉर्टेंट फार्म बिल्स में से, जो क्या बोल रहे थे कि जो सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो राज्यसभा में तो डीरेगुलेट करने से रिलेटेड, तो उनको पास कर दिया गया है ना। और द स्टोरी सो फार सीन्स ऑफ अप्रूवर, मतलब इतनी ज़्यादा अप्रूवर के बीच में अपोजिशन के प्रोटेस्ट हो रहे थे अपर हाउसेज में, स्ट्रीट एजिटेशन हो रहे हैं फार्मर्स के द्वारा, एंड हु आर डिफाइंग रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द पेंडेमिक इन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। पेंडेमिक भी चल रहा है, और जो BJP की जो ओल्डेस्ट अलाई है सोल मिनिस्टर जो BJP की थी, तो उन्होंने भी शिरोमणि अकाली दल, तो उन्होंने भी क्या कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। एंड व्हाट शुड हैव बीन अ मोमेंट टू पॉज एंड प्रिपेयर फॉर मूविंग टुवर्ड्स अ मच प्रॉमिस्ड रिफॉर्म, और अभी जो है इसके मतलब दोबारा से ये कर दिया गया है ना। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि सेकंड टर्म में भी सरकार को जो पार्लियामेंट है तो उसकी इम्पोर्टेंस उसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही है, और वो क्या कर रहा है, इट इज़ प्लेइंग बाय इट्स ओन रूल्स, है ना। अपने जो रूल्स हैं उनसे वो गवर्नेंस कर रहा है। एंड गवर्नमेंट को ये लगता है कि हर जगह पर मतलब अगर उनकी पार्टी जो है जीती है तो वो ही हर चीज़ में क्या है विनर है ना। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होता है उसमें क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, मतलब एक जो अपोनेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेसेस होते हैं, मिनिस्ट्री के लिए रिस्पेक्ट होती है ना। रिस्पेक्ट ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए ये मस्ट होती हैं। इसके अलावा क्या होना चाहिए, चाहे वो डिस्कशन हो, डिवीज़न ऑफ वोट्स हो, रेफरेंस हो, जो सेलेक्ट कमेटी अंडरलाइन से सॉबरिंग मैसेज, तो ये चीज़ें है ना। यहाँ पे यही है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट जो है it does not appear to have as yet understood the importance of parliament and playing by its rule, and in parliament अगर कोई आउटसाइड भी है टू इट ऑफ्टन सीम्स द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द विनर टेक्स इट ऑल, तो यही चीज़ है। एंड देयर मस्ट बी एन अटेम्प्ट टू मॉडरेट डिफरेंसेस, है ना। तो एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, मतलब डिफरेंसेस अगर हैं भी तो उस पर कंसल्टेशन किया जाना चाहिए। एंड द ग्रेटर ओनस फॉर दिस गवर्नमेंट ऑलरेडी अमिट द पेंडेमिक पार्लियामेंट्री शेड्यूल, अब आपको पता है कि पार्लियामेंट्री शेड्यूल जो है वो कम हो रहे, क्वेश्चन आवर्स तो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, 0 आवर को क्या है लिमिट कर दिया गया है पेंडेमिक की वजह से। दूसरा जो हमारे बॉर्डर पे जो ग्रेव हमें फेस ऑफ देखने को मिल रहा है चाइना की साइड से, है ना, तो डिबेट भी जो है पूरी तरह से अगर ये नहीं होगी तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एटलीस्ट MPs जो है उनको मतलब बोलने का मौका मिलना चाहिए, बोलने का अवसर। और जो ऑब्वियसली हमको पता है कि जो फार्मर जो बिल है तो इससे मतलब
इससे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि जो सरकार का, क्योंकि ऐसा कहना है कि एमएसपी रिजीम समाप्त हो जाएगी, तो ना ही एमएसपी रिजीम समाप्त हो रही है और ना ही जो ओनली द मोनोपोली ऑफ द एपीएमसी इज सॉट टू बी डिसमेंटल, है ना। तो जो एपीएमसी एक्ट है तो उसकी मोनोपोली को समाप्त किया जा रहा है। इन एनी केस अमिड द पेंडेमिक गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू बी टॉप प्रोक्योर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, द बिल्स विल ओनली पुट इन प्लेस इन एनेबलिंग आर्किटेक्चर फॉर लेटर मच नीडेड रिफॉर्म। तो ये चीज़ है कि किसी भी स्थिति में अगर कोई भी, ये जो पैंडेमिक के बीच में भी सरकार क्या करती है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, उसकी टॉप बायर रहेगी, है ना। तो बिल्स को, जो बिल है ये, इसको रिफॉर्म करने की मतलब ज़रूरत थी और जो ये सारे जो मेजर थे ये लिए जाने थे और सरकार को मतलब ये दिखाना होगा कि वो पहले, सबसे पहले वो क्या रहे, सुनने को रेडी रहे, है ना। द गवर्नमेंट विल मस्ट हैव टू शो दैट इट इज़ विलिंग टू लिसन टुवर्ड्स टॉलरेंस। जो है ये भी एक बेहतर आर्टिकल लिखा गया है। देयर इज़ अ स्लो बट सर्टन शिफ्ट इन द अरब गल्फ साउथ एशिया मस्ट रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट, है ना। तो इसमें ये बोला गया है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि वर्ल्ड जूइश कम्युनिटीज़ जो थी उन्होंने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, उसको क्या बोलता है, रोश हसाना, ठीक है, रोश हसाना जो ट्रेडिशनल न्यू ईयर उनका होता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे हर जगह से जो अरब गल्फ है मतलब इनको ग्रीटिंग्स दी गई थी, है ना, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, बहरीन। तो अभी पता है आपको जो एक अब्राहम अकॉर्ड है, ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड किससे रिलेटेड है, अब्राहम अकॉर्ड कि जो इसराइल को एक तरह से डिप्लोमेटिक टाइज उसके साथ कर दिए हैं, किसने, यूएई, ठीक है। यूएई पहला गल्फ कंट्री ऐसा बना है। दूसरी कौन सी कंट्री बनी है, बहरीन, ठीक है। तो इन्होंने भी विशेष दिए किस वाली लैंग्वेज में, हिब्रू में और इंग्लिश में, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बोला जाता है, दिस सिंपल जेस्चर मार्क्स एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन द मिडिल ईस्ट, द रीजन टॉलरेंस ऑफ नॉन इस्लामिक फेथ हैज़ सीन अ शार्प डिक्लाइन इन रिसेंट डिकेड्स। और जो रेडिकल पॉलिटिकल इस्लाम है उसके बीच में मतलब ये चीज़ होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एंड मैनी गल्फ रूलर्स अपीज द इस्लामिस्ट बाय अडॉप्टिंग पार्ट ऑफ देयर एजेंडा एट होम। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो हाल ही में जो अपने संबंध हैं इब्राहिम समझौते के अकॉर्डिंग इसराइल के साथ मतलब जो सामान्य किए हैं, ठीक है, तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो यहाँ से जो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं मतलब जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो भी क्या कर सकते हैं, जो एक रिलीजन टॉलरेंस होती है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। अब ये है कि अरब और जो यहूदी है ना, अरेबियंस, जो अरेबिक और जो ज्यूज़ होते हैं, इनके बीच में मतलब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का इतिहास था, है ना, ये चीज़ बोला गया है। और जो रिलीजन टॉलरेंस है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इनके एक मक्का में जो लीडर है इमाम, तो उनका यहाँ पे एक बयान था। वो क्या बयान था, ग्रैंड मॉस्क्यू में इन्होंने दिया था। एंड अर्लियर दिस मंथ इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस ऑफर्ड, इन्होंने ये बोला कि जो इस्लामिक टीचिंग है वो मतलब जो नॉन इस्लामिक हैं कम्युनिटीज़, ठीक है, गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करना सिखाता है। और प्रॉफिट मोहम्मद के भी एक पॉजिटिव इंगेजमेंट थे ज्यूज़ के साथ में, है ना। तो ये चीज़ है। और इसमें मतलब ये बोला जा रहा है कि ये जो सरमन है सिग्नलिंग सऊदी रिथिंक ऑन टाइज विद इसराइल, कि सऊदी जो है अपने टाइज इसराइल के साथ अच्छे कर सकता है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि गल्फ़ रीजन में, ठीक है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं सऊदी अरेबिया और ये जो बहरीन, कतर, यहाँ पे जो कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, ये मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन इनके इसराइल से अच्छे संबंध नहीं है। अभी इन्होंने इनको ऑफिशियली भी डिप्लोमेटिकली भी मतलब कंसिडर नहीं किया, रिकॉग्नाइज, लेकिन यूएई ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में जो रिलीजियस टॉलरेंस को लेके जो था वो बहुत पहले से ही हो गया था, धार्मिक सहिष्णुता, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे, एक यहाँ पे जो सऊदी अरब के युवराज थे मोहम्मद बिन सलमान, है ना, तो इन्होंने जो धार्मिक रूढ़िवाद है तो उसको क्या करने के लिए, उसको कम करने के लिए घर पे छोटे छोटे जो स्टेप थे वही लिए गए थे। तो रिलीजियस टॉलरेंस जो है पहले से स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये मतलब एक तरह से संकेत देता है कि क्या पता सऊदी अरब जो है इसराइल के साथ अपने टाइज जो है उसको रिथिंक करें। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं रिलीजियस फ्रीडम पे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सऊदी अरेबिया। ए डेफिनेटिव चेंज इन सऊदी अरेबिया मे बी सम डिस्टेंस अवे बट द साइंस आर मोर होपफुल, ठीक है। तो साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टॉलरेंस के साइंस हैं। एंड द मोस्ट विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द न्यू थिंकिंग वाज इन द यूएई। अब यूएई में कैसे थिंकिंग थी कि यहाँ पे जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो उनकी स्टेट पॉलिसी बन गई थी, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस क्या बन गई, एक्टिव स्टेट पॉलिसी यहाँ पे बन गई। एंड क्योंकि यहाँ पे देखो
ये यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने हिंदू टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराने का भी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है अबू धाबी में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रिलीजियस टॉलरेंस कैसे हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो जूस भी प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, अब्राहम हाउस ऑफ अब्राहम, इसको क्या बोला जाएगा, हाउस ऑफ अब्राहम। तो इसमें एक क्या होगा, विल होस्ट अ सेनेगॉग अलॉन्ग विद अ चर्च एंड अ मॉस्क्यू, ठीक है। तो एक मॉस्क्यू होगी, इसमें चर्च भी होगा, और एक जिसको आराधनालय बोलते हैं वो भी इसमें होगा। एंड फ्यू रीजन्स हैव बीन डैमेज बाय एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज इमर्जिंग आउट ऑफ अरेबियाज एज द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन जो ये है, ये काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस का ये एग्जाम्पल था। और जो सब कॉन्टिनेंट है इज़ नाउ इटसेल्फ टॉर्न बाय रिलीजियस एंड सेक्टेरियन इंटॉलरेंस सपोर्टिंग द अरब। तो जो अरब को अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, टर्न टू टॉलरेंस, तो ये साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनको भी हेल्प करेगा कि कोएग्जिस्टेंस और हारमोनी के साथ, आप रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये एक बेहतर मतलब एग्जाम्पल था कि वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और यही था, ठीक है। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे जो ये आर्टिकल है, द ओपनिंग इन दोहा, तो ये क्या बोलता है, द ओपनिंग इन दोहा, कि अगर ये विवेक काटजू के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है, ठीक है। तो अच्छा ये आर्टिकल लिखते हैं, द राइटर इज़ फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान, और इन्होंने लिखा है, सर्च फॉर ड्यूरेबल पीस इन अफगानिस्तान विल नॉट सक्सीड अनलेस ऑल पार्टीज रिलिंक्विश इंट्रेंस थिंकिंग, कि अगर हम अफगानिस्तान में पीस जो है, मतलब एक स्टेबिलिटी जो है इंश्योर करना चाहते हैं, तो वो तभी हो पाएगी जब सारी पार्टीज़ जो हैं वो आपस में ये जो एक उलझी हुई सोच है उसका क्या कर सकें, उसको त्याग कर सके उसका। तो ये चीज़ बोला गया है कि जो अभी इंटर अफगान टॉक्स थी दैट कमेंस्ड इन दोहा अगस्त 12 कैन ओनली बी अप्रिशिएटेड इफ दे आर प्लेस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ टर्मोइल, है ना, दैट हैज़ कंटिन्यूड अफगानिस्तान फॉर ओवर 4.5 डिकेड्स। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब यहाँ पे जो चेंजेस थे, कि मतलब वो गन के थ्रू नहीं हुए लेकिन डायलॉग के थ्रू यहाँ पे बातचीत हुई, और जो कंट्री है उसने काफ़ी टाइम से अपने पास्ट में मोनार्की, नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट रोल, मुजाहिदीन इराक, तालिबान, इस्लामिक अमीरात, है ना, तो ये सब उन्होंने देखे हैं। अभी जो करंट में इस्लामिक रिपब्लिक है, और उन्होंने वो चीज़ भी एक्सपीरियंस की है कि दूसरी फॉरेन जो फोर्सेस है उनका प्रेजेंस, है ना, 3 डिकेड से वो देख रहे हैं कि आउटसाइड इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा है। तो जो बैलेंस है इन अफगान सोसाइटी एंड पॉलिटी शेकन इन 1973 विद द मोनार्कीज डिपार्चर, ठीक है, हैज़ नेवर बीन रिजॉर्टेड। तो यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहिए कि इंस्टेड शार्पनिंग एथनिक डिवाइड्स, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज, थियोलॉजीज, लार्ज माइग्रेशन टू फॉरेन लैंड्स, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, स्प्रेड ऑफ नार्कोटिक्स एंड वायलेंस हैव बिकम एंडेमिक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हो गई हैं। और बाकी के 15 साल से अगर बात करें तो जो वहाँ पे जो सेक्शन है ऑफ अफगान अर्बन यूथ, तो वो क्या है, अभी वो सोशल मीडिया के थ्रू क्योंकि काफ़ी कनेक्टेड रहता है, वो सारी दुनिया को देखता है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इस्लामिक फ्रेमवर्क के अगेन बातें कर रहे हैं, और ओपनली वो बोल रहे हैं ना कि इस्लामिक ये जो फ्रेमवर्क है इसमें ही, मतलब विद इन इस्लामिक फ्रेमवर्क वो एक ओपन सिस्टम चाहते हैं। एंड द सर्च फॉर ड्यूरेबल पीस एंड स्टेबिलिटी विल नॉट सक्सीड अनलेस ऑल पार्टीज एंड सम केसेस देयर फॉरेन पैट्रन्स स्पेशली पाकिस्तान आर विलिंग टू सब्सटेंशियली रिलिंक्विश इंट्रेंस थिंकिंग। तो ये अपनी जैसी थिंकिंग है उसको अगर छोड़ दे तभी वहाँ पे सक्सेसफुल कुछ हो पाएगा। एंड जो डिक्लेरेशन था ऑफ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट अशरफ घनी, ठीक है, तो घनी को फोर्स किया गया था टू एक्सेप्ट जो डॉक्टर अब्दुल्ला थे एज द हेड ऑफ पीस रिकन्सिलिएशन काउंसलिंग, एम्प्लाइंग दैट ही वुड हैव टू शेयर अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग पीस नेगोशिएशन। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू क्या है इन नेगोशिएशन में, कि ये क्या करेगा, जो इस्लाम का नेचर है अफगानिस्तान, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक वो 2004 में अडॉप्ट किया गया था, और इसमें इस्लामिक शहादा एंड कमिट्स द स्टेट टू होली रिलीजन ऑफ इस्लाम। तो अभी ये बोला गया कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है तो उसको भी अपहोल्ड किया। एंड द तालिबान एक्सेप्ट हनाफी ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना, मेजॉरिटी ऑफ अफगान्स, लेकिन जो बिलीव करते हैं इस्लामिक शरिया नेट एक्सट्रीम देवबंदी। तो मतलब ये इनका इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि आगे इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरह से चलेगा, कैसा होगा। और दूसरा ये कि काबुल जो है, काबुल वुड नॉट टेक देम, अगर काबुल मतलब वहाँ पे जो है उनको ये लगता है, ये महसूस होता है कि वो जो तालिबान है इट इज़ लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लिक्ट डैमेज, तो वो क्या करेंगे, जो पावर शेयरिंग है स्पेशली द सेंटर वाइल सिग्निफिकेंट मे नॉट बी एज इम्पॉर्टेंट एज गेनिंग चार्ज ऑफ सब प्रोविंस, है ना। तो उनके मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, तो
काबुल मतलब सपोर्ट नहीं करेगा, तालिबान वुड फेयर दैट इफ़ कैडर्स आर नॉट यूज। तो यहाँ पे ये बोला गया कि तालिबान जो है वो पुश्तून है, और जो ये नॉन पुश्तून जो अफ़गान है एथनिसिटीज़, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा व्यवहार भी इन्होंने किया था। इस वजह से हेटर्ड और फेयर जो है इनके बीच में रहता है। एंड ओल्ड फेयर्स रिमेन स्ट्रॉन्ग अमंग मैनी नॉन पुश्तून स्पेशली इन द सिटीज़, है ना। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की क्या पॉलिसी है, तो इंडियन क्लियर पॉलिसी ये है कि हमें पता है कि हम क्या चाहते हैं, अफ़गान ओन्ड अफ़गान लैंड वहाँ पे पॉलिसी चाहते हैं, लेकिन अभी भी हम क्या है रिफ्यूज़ कर रहे हैं इसको मॉडिफाई करना, जबकि अब हम पता चल गया है कि तालिबान जो है, तालिबान हैड गेन्ड ग्राउंड इन द कंट्री, है ना। तो ग्राउंड लेवल पे भी वो एक पॉपुलैरिटी उसको मिल चुकी है, और साथ में तालिबान को क्या मिला है, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी मिली है, तभी तो वहाँ पे पीस टॉक हो रहे हैं ना उनके साथ बैठ के। और एक तरह से हमने भी क्या कर लिया था, वर्चुअल जो मीटिंग थी उसको भी हमने अटेंड कर लिया था। तो कहीं ना कहीं फिर भी हमारी जो पॉलिसी है उसको मॉडिफाई करना चाहिए। इवन वाइल द काबुल अथॉरिटीज़ वर ट्राइंग टू परसुएट द तालिबान द नेगोशिएशन टेबल, इंडिया कंटिन्यू टू शन इट। एंड हमने जो सिचुएशन देखी है, जो तालिबान के क्योंकि कनेक्शन रहते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड रहते हैं ना, दिस रिजल्टेड इन इंडिया पुटिंग इटसेल्फ इनटू कॉर्नर। इस वजह से यही रीज़न है कि हम नहीं चाहते कि हम उससे डायरेक्ट उनसे बातचीत करें, और जो डिप्लोमेटिक कॉन्ट्रडिक्शन है हैव टू बी मैनेज, ऑल द अदर मेजर पावर वर डूइंग सो। इन इंडिया केस दिस वाज स्पेशली नीडेड बिकॉज तालिबान क्या है, तालिबान भी एक तरह से सिग्नल दे रहा है कि इट वाज नॉट अ पाकिस्तान प्रॉक्सी, है ना। तो इस चीज़ को हमें रिकन्सिडर करना चाहिए, और बोला था कि अफ़गान ओन्ड अफ़गान लेड होना चाहिए, लेकिन इंडिया शुड ऑल्सो स्ट्रेस दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड द रीजन द टॉक्स मस्ट सक्सीड, है ना। तो ये होनी चाहिए। अगर इसका फेलियर होता है तो ये कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा अफगान लोगों के लिए भी, उस रीजन के लिए भी, एंड इंडिया वुड कंटिन्यू विद इट्स ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ फॉस्टरिंग क्लोज टाई विद एनी लेजिटिमेट अफगानिस्तान फोर्स। तो ये है यहाँ पे जो आर्टिकल है, स्कॉलर एंड आर्टिस्ट, ठीक है। तो कपिला वत्स्यायन की अभी डेथ हो गई थी, एंड इनसे ही रिलेटेड है, एंड उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब डाइवर्स नॉलेज थी सारे कल्चर की, एंड शी हैड वर्कड अंडर कमला देवी चट्टोपाध्याय इन द संगीत नाटक अकेडमी। शी हैड सीन द ग्रेट म्यूजियम्स टू द वेस्ट, है ना। तो ये है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, 25 दिसंबर 1928 को इनका जन्म हुआ था, 16 सितंबर 2020 को इनकी डेथ हुई थी। एंड ये लीडिंग स्कॉलर थी ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस आर्किटेक्चर एंड आर्ट हिस्ट्री। शी सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ब्यूरोक्रेट इन इंडिया, एंड ऑल्सो सर्व्ड एज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ठीक है। तो कपिला वत्स्यायन याद रखना है। 1970 में इनको जो थी संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप भी दी गई थी, और इंडियाज़ नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, ठीक है, फॉलोड बाय ललित कला अकेडमी फेलोशिप भी इनको दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इमर्जिंग फ्रॉम द एब्सिस, तो ये जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू, मतलब ये पूरा लिखा गया कि इकोनॉमी को कैसे हमें टैकल करना है, जो इसमें जो प्रॉब्लम्स है इंडिया मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है अभी क्राइसिस, जैसे ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, जो स्ट्रेस जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है ना। तो यहाँ पे एक और रेडिकल अनसर्टेनिटी की बात की गई है, जो जॉन की और मार्विन की ने दिया था, ठीक है, रिसेंट बुक जो थी उनकी, रेडिकल अनसर्टेनिटी। मतलब इसमें क्या होता है कि अ सिचुएशन इन विच वी नो समथिंग बट नॉट इनफ टू एक्ट विद कॉन्फिडेंस, हमें पता है चीज़ें लेकिन हम कॉन्फिडेंटली उसको एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर सकता है, मतलब सर्विस सेक्टर के कंपेरिजन में। सर्विस सेक्टर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, स्पोर्ट्स, है ना, विच कंटिन्यू बी रिस्ट्रेन्ड बाय रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन। तो ये इनको मतलब सही होने में, रिज्यूम होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और यही सारी चीज़ें बोलिए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो रूरल इकोनॉमी थोड़ा सही काम कर रही है अर्बन के काउंटर पार्ट में, एंड लार्जली बिकॉज ऑफ नॉर्मल एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, है ना। जैसे हमारे वहाँ पे ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ रही है, गुड्स की बढ़ रही है, मोटरसाइकिल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये रीज़न है कुछ। एंड गवर्नमेंट ने ये बोला है कि द रिसीव्ड विजडम इज़ द पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड ऑर्डर, है ना। तो अभी हमको क्या करना है, एड्रेस करना है करंट पेन बाय रेजिंग स्पेंडिंग टू सपोर्ट वल्नरेबल हाउस होल्ड एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो उनके लिए स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा, सर्विसेज दैट हैव बीन डेलिबरेटेड बाय द पैंडमिक, दिस विल स्ट्रेंथन द रिकवरी प्रोसेस। तो ये रिकवरी प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा, और जो डैमेज है प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है तो इकोनॉमी में, तो उसको भी क्या करेगा, कम करेगा, कंटेन टुगेदर विद एक्सलेटरी एफिशिएंसी इनहांसिंग रिफॉर्म, दिस कैन क्रिएट कंडीशन फॉर सस्टेनेबल पुश टू ग्रोथ, है ना। यहाँ पे जो आर्टिकल था ये सुदर्शन टीवी से रिलेटेड ही था, कि जो अभी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग क्या करते हैं कि कुछ भी मतलब टेलीकास्ट करते हैं ना। तो अभी स्टे ऑर्डर लग गया इस पर। एंड इंडिया बीइंग अ मेल्टिंग पॉइंट, इंडिया क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है डाइवर्स सिविलाइजेशन का, कल्चर्स का,
और ये है तो इसमें मतलब ये सारी चीज़ अलाउड नहीं होनी चाहिए, है ना। सिटीजन पैनल बनना चाहिए फॉर टीवी चैनल्स टू असर्टेन whether the programs being viewed conform to the standards that the court may prescribe and involve in the context of our constitutional value। तो सुप्रीम कोर्ट को अभी ये मैंडेट करना चाहिए कि वो सेटअप करें सिटीजन्स पैनल फॉर टीवी चैनल, ताकि वहाँ पे पहले डिस्कशन डिबेट हो कि क्या चीज़ टेलीकास्ट होनी चाहिए क्या नहीं। एंड हमारे जो मतलब मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कंट्रोल किया जा सकता है ना, द फोर्थ स्टेट जिसे बोलते हैं। लेकिन अभी ये वॉच डॉग की जगह पे कैसे काम कर रहा है सिग्निफिकेंट प्लेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंस्टेड ऑफ डिस्चार्जिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वॉच डॉग हैव पास द टेस्ट ऑफ ओबिंग लैब डॉग्स विद फ्लाइंग कलर्स, है ना। तो इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि दे इंश्योर, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि दे इंश्योर दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यूज़, मतलब जो भी वो न्यूज़ दे रहे हैं ना, तो वो व्यूज़ आर हर्ड फॉर द पब्लिक टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना। उनको अपना दिमाग से जो आपके दिमाग में जो निकल रहा है उपज वो मत सुनाओ, केवल इन्फॉर्मेशन दो, है ना, इन्फॉर्मेशन दो। एंड द सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच यही होता है ना, कि दे इंश्योर दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ आर हर्ड फॉर द पब्लिक टू बी इन्फॉर्म्ड। एंड जो यंग माइंड है, ताकि वो क्या हो सके, उनके माइंड को पॉल्यूट ना किया जा सके। एंड थर्ड, वो मतलब देखो मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, मैं ये नहीं बता रही कि ये गलत है या सही है, तो उस पर आप खुद का आप इन्फॉर्मेशन मतलब आप कर सकते हो, अपना एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकते हो, है ना। अगर मैं ये बताऊंगी तो आपके जो व्यूज़ हैं उसी की तरह इंक्लिनेशन हो जाएगा आपका। तो इस तरह से मतलब आप केवल क्या करो, एक इन्फॉर्मेशन दो, है ना, और उसको मतलब किसको किस तरह से उस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करना है वो उस पर डिपेंड करेगा। नो आइडियोलॉजिकल माइंडसेट इज इवेंटली सर्व्ड थ्रू द मीडिया। फोर्थ, एंकर्स डू नॉट फ्यूल एजेंडाज विच स्ट्राइक एट द रूट ऑफ आर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, है ना। तो यही यहाँ पे एसेंस है। ये जो आर्टिकल है दुर्गा शक्ति नागपाल IAS ऑफिसर के द्वारा लिखा गया है आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा है। तो आत्मनिर्भर भारत पे था ये। एक्शन प्लान्स शुड बी प्रिपेयर टू इंश्योर सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट, ना, दुर्गा शक्ति नागपाल। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि कोविड-19 टुक वेरी लिटिल टाइम टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी ये हो गया है। एंड ईच नेशन हैज़ बीन लिफ्ट टू फेंड इटसेल्फ। और इंडिया की जो डिपेंडेंस है, अभी हमें पता चल गई कि कितने सारी कंट्रीज़ पे हम डिपेंडेंट हैं, है ना। और हमें जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है उसमें हमें रिफोकस करना होगा, सेल्फ रिलायंट बनना होगा। वोकल फॉर लोकल जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उसका एसेंशियली मतलब इनके लिए क्या है कि नॉट ओनली टू बाय एंड यूज़ लोकल प्रोडक्ट्स बट टू ऑल्सो टेक प्राइड इन प्रमोटिंग दैम, है ना। हमको प्राइड लेना चाहिए उनको प्रमोट करने में भी। एंड द सेंटर अनाउंस्ड एज वेल कंसीडर्ड प्रोग्राम द आत्मनिर्भर भारत अभियान एज पार्ट ऑफ द पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी रिवाइवल पैकेज ₹20 लाख करोड़। तो इन्होंने सेल्फ रिलायंस को ये कैसे देखती है, सिनोनिम देखती है सेल्फ स्टीम का। तो सेल्फ रिलायंट नेशन कैन सर्व द डाइवर्स नीड ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड दैम विद चॉइसेस, है ना। इसमें तो यहाँ पे बोला गया है कि सीरियस एप्रीहेंशन ये है कि कंट्री जो है $65 बिलियन जो वर्थ इंपोर्ट करती है वो चाइना से ही करती है। और मोस्ट ऑफ दीज इंपोर्ट्स वो एसेंशियल आइटम्स के होते हैं, ठीक है। एसेंशियल आइटम्स के जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, कंपोनेंट्स, इंटरमीडिएटरीज, जो मीडियट्स रिक्वायर्ड प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स के लिए जो चाहिए होता है इंटरमीडिएटरी गुड्स, तो वो भी हम कहाँ से लेते हैं, चाइना से, है ना। आपने जो API है ना, वो भी देखा होगा। एंड द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो APIs हम है 70% जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, ड्रग इंटरमीडिएट्स कहाँ से आता है, चाइना से ही आता है। तो यही चीज़ बोली गई कि चाइना पे हम इतना ज़्यादा क्यों मतलब फोकस कर रहे हैं, इतना क्यों डिपेंडेंट है। और हमें जो है One immediate fallout of these measure will be creation of large scale employment of opportunity for both skilled and unskilled workforce, ठीक है। हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या कर सकें हम, जितने भी लोकल रॉ मटेरियल और कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको हम अपने अलाइट कर सकें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। और ANBA को मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वेल डिफाइंड उसका चार्टर हो सकता है ना। और इंडीड A number of opposition leaders including chief minister of a few states have supported it। लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि there seems to be no shortage of political will भी हमारे पास है एग्जीक्यूट करने की इस मिशन को, और इम्प्लीमेंटिंग कर सकते हैं रिफॉर्म्स को, वुड रिक्वायर इनोवेटिव वेज, है ना। तो ओवरकम क्या क्या इन्होंने बताए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रॉड सजेशन दिए हुए हैं कि सबसे पहले तो ये जो मिशन है उसको अगर हमें फॉरवर्ड ले जाना है सिस्टमेटिकली इन स्पिरिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अम्ब्रेला एक्शन प्लान लेना होगा। जो नीति आयोग है उनको लिस्टिंग करनी होगी जितनी भी पॉसिबल कैटेगरीज हैं, टारगेट्स अंडर
द ANBA एंड द वोकल फॉर लोकल मिशन, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग एजेंसी एक होनी चाहिए जो रिव्यू करेगी और सजेस्ट करेगी करेक्शन और कोर्स में, टू इंश्योर दैट नो डिलेज अलाउड टू बिल्ड। सेकंड जो है, हर स्टेट और यूटीज़ में डेवलप होगा एक एक्शन प्लान, ठीक है, विद द अम्ब्रेला प्लान, इसके साथ कॉन्सेंस विद अम्ब्रेला प्लान विद अ सिमिलर एजेंडा एंड रोबस्ट मैकेनिज्म। सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड है ना, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगा, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान। एंड दूसरा क्या होगा, रेगुलर स्टडी कंडक्ट होगी, आइडेंटिफाइड लोकल ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स एंड इनवाइट कॉम्पिटिटिव सोल्यूशन टू मीट मार्केट डिमांड्स। तीसरी चीज़ होगी, जो डिस्ट्रिक्ट होगा, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट विल वर्क आउट मोर डिटेल एक्शन प्लान एंड चार्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंट्स। फिर जो होगा, एक ऑटोनोमस अथॉरिटी भी बनेगी जिसको हेड करेंगे जो एडिशनल DM होंगे वो, या फिर टेक्नोक्रेट होंगे टू मैनेज एंड पायलट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्टेड मेजर ऑन ग्राउंड, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने सजेस्ट किया है। फिर जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए सर्टेन नंबर्स ऑफ कंपनी को सेटअप किया जाएगा, और उनके जो भी मतलब जो न्यू कमर्स कंपनीज़ हैं, उनके जो डाउट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो उनको रिजॉल्व किया जाएगा। दिस एजेंसी विल ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस अमंग ऑल स्टेक होल्डर, ठीक है। तो लोगों में जागरूकता करने के लिए भी ये होंगी। दूसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी विल बी टास्क टू ले आउट डिटेल नॉर्म्स, एक डिटेल नॉर्म्स होंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास, जो सेफ वर्किंग कंडीशंस हैं हर सेक्टर के लिए वो प्रोवाइड हो सके, है ना। तो ये भी है, जैसे इसमें काम मेन इसका होना चाहिए कि फैमिली वेलफेयर एंड पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड डिसेंट सिविक कंडीशंस। और यूटी और जो स्टेट है वो वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ भी हेड की जानी चाहिए, जो फ्यू हैंड पिक्ड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा। और ANB इज़ अ मिशन टू एम्पावर द पीपल ऑफ इंडिया इज़ लाइक अ यज्ञ, है ना। तो इसको जो है स्पिरिट ऑफ प्योरिटी इसमें होनी चाहिए, नॉट ओनली बाय द एग्जीक्यूटिव मशीनरी बट ऑल्सो बाय द पीपल इन प्लेसिंग देयर फेथ इन स्पिरिट, है ना। तो लोगों के द्वारा भी और एग्जीक्यूटिव मशीनरी के द्वारा भी एक साथ ये जो मिशन है इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए, उसके बाद ही ये जो है ये पूरा हो पाएगा, मिशन मोड में ही आ पाएगा। तो सेल्फ रिलायंस फॉर सेल्फ स्टीम, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के जो सजेशन है वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट। मेकिंग सेंस ऑफ द फॉर्मल बिल्स, और जो ये सेलेक्ट कमेटी एंड अदर पैनल्स, ठीक है, तो ये हम अब बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।